गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 से आपके लिए कविता लेकर के आए हैं ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। हम सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन के बारे में आपको बताते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर यानी कि बुलाने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वे छायावादी कविता के प्रमुख सतम रहकर सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला। 1977 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उन्होंने अपनी जो भी कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति को ही अपना ध्येय मानकर लिखी। यहाँ पर ग्रामश्री कविता में उन्होंने एक खुले गांव के वातावरण का वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक। कवि कहते हैं तलक तक खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैल गई है। वो हरियाली जो बहुत ही कोमल और मखमली है। गांव का वातावरण बहुत शोभायमान हो गया है। सुबह सवेरे जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, प्रकट होती हैं, तो ऐसा लगता है मानो चांदी की सी उजली जाली लिपट गई हो। फसलों के हरे हरे तिनकों पर, तिनके जो उनकी पत्तियां वगैरह होती हैं, तन कहते हैं शरीर। फसलों के हरे हरे तन पर धूप की सी चमक ऐसी प्रतीत हो रही है मानो उनके अंदर हरे रंग का रुधिर या रक्त झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, सदा की तरह स्वच्छ और साफ आकाश उस पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। नभ का चीर निर्मल नील फलक, आकाश पर झुका दिखाई दे रहा। भाव यह है कि हरी हरी फसलों में हरी धरती का झुका हुआ नीला आकाश अद्भुत दिखाई दे रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैला के गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। निम्न पंक्तियों में कवि कहते हैं रोमांचित कहते हैं खुश करने वाली, वसुधा धरती, सनई एक प्रकार की फसल होती है जिससे जूट बनती है, किंकणियाँ करधनी, जैसे छोटे बच्चे कमर में करधनी बांधते हैं उस प्रकार की फली जो होती हैं उस सरसों की वो बढ़ती है, तैलाक के तेल से युक्त। रोमांचित सी लगती वसुधा, कवि कहता है कि गेहूं की फसल, गेहूं और जौ की फसलों पर बालियां उग गई हैं, सारी धरती रोमांचित सी लगती है। अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां आ गई हैं जो करधनी के समान शोभादायक प्रतीत होती हैं। सारे खेत में तेल जैसी सुगंध फैल रही है जो भीनी भीनी गंध दे रही है। पीली पीली सरसों
चारों ओर फैली हुई है। कवि आश्चर्य में भरकर कहता है, जरा देखो, हरी हरी धरती पर अलसी के पौधों में, हरी हरी धरती पर अलसी के पौधों की नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। भाव है कि हरे हरे भरे खेतों में पीले व सुनहरे रंग अलग से ही अपनी सुंदरता दिखाने लगे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। आगे कवि कहता है कि मटर की बेलें तरह तरह के फूलों से मिलकर हंसी हुई हैं, हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं। उनकी हरी हरी फलियां अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाकर खड़ी हैं। लड़ियों को छिपाकर मखमल की पेटियों की तरह लटकी हुई हैं। बेलों पर रंग बिरंगे फूल तितलियों के समान मंडरा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फूल ही स्वयं एक डंठल से उठकर दूसरे डंठल पर बैठ रहे हैं। अब रजत स्वर्णिम मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोई कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। निम्न पंक्तियों में कवि कहता है कि पेड़ों की शाखाएं सोने और चांदी के रंगों से युक्त बोर से लद गई हैं। रजत कहते हैं चांदी और स्वर्ण का अर्थ है सोना। मंजरियाँ कहते हैं आम की जो डालियाँ होती हैं, छोटी छोटी आम लग जाती हैं, आम की डाली। कवि ने कहा है कि पेड़ों की शाखाएं सोने चांदी के रंगों से युक्त बोर से लद गई हैं। ढाक पीपल ये वृक्ष होते हैं। ढाक और पीपल के पुराने पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं ताकि वो नए पत्ते ले सके। कोयल भी मतवाली होकर मस्ती में भर उठी है। कटहल पेड़ों पर चिपके लटके महकने लगे हैं। जंगल में बेरी के वृक्ष भी झूल गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पेड़ों पर आड़ू नींबू और अनार झूमने लगे हैं। खेतों में आलू गोभी बैंगन और मूली तैयार हो गई है। इस प्रकार कवि ने खेतों की सुंदरता का वर्णन किया है। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल झड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बच्चों, यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि अमरूदों के पेड़ों पर पीले मीठे मीठे अमरूद आ गए हैं और उन अमरूदों में लाल लाल चितियाँ पड़ गई हैं, यानी कि जैसे दाग धब्बे होते हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और जो बेर की झाड़ियाँ होती हैं उन पर बेर पक गए हैं। आंवले से भी जो उनकी डाल हैं उन पर आंवले लग गए हैं। खेतों के अंदर पालक भी लहराने लगा है और धनिये की महक उठ रही है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की फलियां भी बहुत फैल गई हैं। मखमली जो टमाटर बिल्कुल कोमल होते हैं वो लाल हो गए हैं और मिर्चों की फसल भी थैलियों के समान लटक गई हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। यहाँ पर कवि ने कहा है कि गंगा के किनारे पर 7 रंगों से जगमगाती रेत पर नदी की लहरों से सांपों जैसे सुंदर निशान पड़ गए हैं। जब नदी के किनारे बालू पड़ी होती है, बालू कहते हैं रेत, और जब हवा चलती है तो वो रेत ऐसे उड़ती है, ऐसे लाइनें हो जाती हैं जैसे कोई यहाँ से निकलकर सांप गया हो। सुंदर लहरियों के निशान बने हुए हैं। वहाँ फैली जो घास है, सरपत एक विशेष प्रकार की घास होती है,
वहाँ पर फैली जो घास पात और तिनके अति सुंदर लगते हैं। गंगा के किनारे जो खाली स्पेस या जगह होती है उन पर तरबूजों की खेती उगाई गई है। सफ़ेद बगलों से अपने पंजे रूपी उंगलियों से अपनी कलंगी कहते हैं, अपने सिर पे एक विशेष प्रकार का मुकुट सा होता है बगलों के, तो उसे संवार रही हैं। जो चक्रवार पक्षी होते हैं, चक्रवार जो तालाब में तैरते हैं, सुरखाब जिनको बोलते हैं, चक्रवार पक्षी जल पर तैर रहे हैं। नदी के तट पर मगरोठी सोई रहती है। मगरोठी भी एक पक्षी ही होता है। भाव यह है कि गंगा किनारे का दृश्य इतना मोहक है, प्रकृति ने अपने सभी रंग वहाँ बिखेर दिए हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जन्मन। यहाँ पर कवि ने कहा है, कवि कहता है कि प्रसन्नता से भरी हुई जो हरियाली है वो हंसमुख हरियाली सर्दी की धूप में सुख के कारण अलसाई हुई सो रही है। ओस से भीगी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते तारे मानो सौपन में खो गए हैं। सारा गांव हरियाली से भरा हुआ है, जैसे हरा भरा बहुमूल्य पन्ना रतन जिस पर नीलम जैसा आकाश छाया हुआ है। शीत ऋतु की समाप्ति पर सारा गांव बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह कोमल, अति सुंदर और शांत है, जो अपनी अपार शोभा को लिए हुए हर मानव के हृदय को आकर्षित करता है। अंत में पूर्ण कविता का भाव यह है कि शीत ऋतु की समाप्ति और वसंत के आगमन पर गांव का जो वातावरण है वह बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। बच्चों, ये कविता आपको पूरी याद करनी है। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई आपको स्टैंजा समझ में न आया हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न छोड़ दें, उनका उत्तर आपको दे दिया जाएगा।